जो बिहार में हुआ उसके बाद देविका एचआरएल ऑफिस में आई। हाँ, देविका एचआरएल ऑफिस में आई और उनके पास जब वो आई तब एक कंसोलिडेटेड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी और उन्होंने पहले ही फील्ड में विजिट किया था और इंटरव्यू किया था, तो उन्हें मुद्दे की बहुत अच्छी पकड़ थी पहले से ही और डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जैसे कहा गया कि रमाकांत राय के जजमेंट में पहले ही गाइडलाइंस आ रखी थी कि किस स्थिति में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए जब ऑपरेशंस होते हैं। और इस इंस्टेंस में तो वो हर एक गाइडलाइन का वायलेशन था, फंडामेंटल राइट का वायलेशन था, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ का वायलेशन था, रिप्रोडक्टिव राइट्स का वायलेशन था। तो हमने इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाए। बिहार के साथ साथ हम 1-1.5 साल से ये इंस्टांसेस सारे कंट्री से कलेक्ट कर रहे थे। जैसे मैंने और कैरी ने एक फैक्ट फाइंडिंग की थी महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में हुई है, केरला में हुई है, बाकी जगहों से भी हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स थी जो इतनी कंसोलिडेटेड नहीं थी जितनी देविका की थी। देविका की एक कंसोलिडेटेड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने बाकी फैक्ट फाइंडिंग्स को थोड़ा बैकअप भी किया। उन सारे इंस्टांसेस को हमने अच्छे तरीके से नैरेट किया पिटिशन में कि कैसे ये फिनोमिनन बस बिहार तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर ये भारत सरकार की पॉलिसी है जो सारे देश में इम्प्लीमेंट हो रही है और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसमें हमने बिहार स्पेसिफिक हमने ये कहा कि ये जो इंस्टांस हुआ है बिहार में उसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी, एक टीम सेटअप की जाए जो वहां जाके इन्वेस्टिगेट करेगी और एक थर्ड पार्टी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी रिपोर्ट बना के फाइल करेगी जिसमें कोर्ट को फैक्ट्स फर्दर इवैल्यूएट करने में भी मदद होगी। इंक्वायरी सेटअप करने की बात कही गई है उस एनजीओ के खिलाफ, उस सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो इन्वॉल्व थे, उस डॉक्टर के खिलाफ, और फिर फर्दर एक्शन सस्पेंशन की भी मांगी गई है। जो जनरल गाइडलाइंस है उसमें मांगा गया है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को रमाकांत राय गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया जाए। और हमने फर्दर जो रमाकांत राय गाइडलाइंस है उसमें फर्दर एडिशन की भी बात की है। उसमें हम आर्ग्यू जब करेंगे तो वो गाइडलाइंस रमाकांत राय के साथ हम फर्दर एडिशनल पॉइंट्स इंक्लूड करने के लिए भी आर्ग्यू करेंगे। मैटर करीब 8-10 महीने पहले एडमिट हो चुका है। उसमें कई स्टेट्स के रिप्लाई भी आए हैं, पर ये देखा जा सकता है उनके रिप्लाई में से कि उनके पास सब्सटैंशियल कुछ बताने के लिए है ही नहीं। बहुत ही शैलो रिप्लाईज है जो हर एक इशू जो रेज किए गए पिटिशन में उसको एड्रेस नहीं करता है। बस ऐसे ही एक हाफ हार्टेड एफर्ट कर दिया गया है और रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। पिटिशन अभी मंडे को आ रही है हियरिंग पे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि फर्दर अगर इंस्टांसेस हमें पता चलते हैं तो और उन्हें कैसे डॉक्यूमेंट करके कोर्ट के सामने रखा जाए, और अगर कोई सुझाव हो रमाकांत राय गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद आपकी कोई और सुझाव हो जो हम कोर्ट के सामने पेश कर सकें, वो हम आपसे जानना चाहते थे। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट केस में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि जो लोग सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, उनका सलाह मशवरा लिया जाए और उनसे सजेशंस भी लिए जाए। तो ये हम चाहते हैं कि जो ये हमें बहुत उम्मीद है कि इसमें अच्छा जजमेंट आएगा। और आप प्लीज रमाकांत राय गाइडलाइंस को एक बार देखिए। अगर आप चाहें तो ऑर्गेनाइजर्स से मैं रमाकांत राय का जजमेंट लाके कैरी को दूंगी जो आपको सबको ईमेल कर देगी। प्लीज उसको देखिए और अगर आपके फर्दर कोई सजेशंस हो जो हम कोर्ट के सामने रख सके हमें कम्युनिकेट कीजिए।
पिटिशन तो अभी तो सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। पिटिशन अभी फाइनल हियरिंग स्टेज पे आ रही है। कल जो नॉन मिसलेनियस डे होने के वजह से मुझे ऐसी बहुत उम्मीद नहीं है कि पिटिशन में बहुत लंबी सुनवाई होगी, पर सुनवाई हम सोचते हैं कि अगले 6-7 महीने तक हो जानी चाहिए। हमारा रिजॉइंडर, हम इस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे, आपके इनपुट्स का वेट कर रहे थे, जिन्हें हम कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट के रिप्लाई का भी जवाब दें और आपके अनुभव और आपके सुझाव भी इसमें डालें। बस यही कह के मैं रुक जाती हूँ। मैं थोड़ा सा और इसके ऐड करती हूँ उसके फायदा। मैं इसको यहीं पे नहीं छोड़ा, PIL करके नहीं छोड़ी। मैं ये सेम चीज प्रश्न के दौरान से RTI के एक्ट के तहत सरकार से पूछा कि रमाकांत राय में, मैं हेल्थ वॉच फोरम के कन्वीनर होने के नाते उनको पूछा कि रमाकांत राय नहीं लिखा। मैंने कहा कि RTI के तहत मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके एम्पेनलमेंट ऑफ डॉक्टर्स का लिस्ट हमें दे दीजिए। तो 2000 NRHM आने के बाद से सबका नाम, कहाँ पोस्टेड है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से पास आउट किए और उन्होंने कौन सा स्पेशल ट्रेनिंग लिया है, वो आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी में लिखा। RTI के तहत मैं ऐसे बहुत सारी चीजें मांगी थी, 4 अलग अलग RTI ये थे ताकि मेरे केस भी मजबूत हो। तो पता चलता है ये भारत सरकार जिनके पास ऊपर जाने का अकाउंटेबिलिटी के एक जो कहते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम है और क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस कमेटी को कितने बार बैठनी है, उन लोगों के पास कुछ जवाबदेही या नहीं है। उन्होंने मुझे वो जवाब तो दिया नहीं, पहले लिख के भेजा कि आपका चिट्ठी मिला है और हम सब स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को लिख दिया है, आप भी उसको लिख दीजिए, तो आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। तो मैंने उनको चिट्ठी में फिर से उनको लिखा, उनके कहने के अनुसार मैं सभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के इसको भी अलग से चिट्ठी लिखा कि उनके ये चिट्ठी के उत्तर मतलब प्रसंग में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कंपाइल करके डाटा भेज दें और उसकी एक प्रति मुझे भी उपलब्ध कराएं। और इनको लिखा कि आप ये कह के कि आप उनसे प्राप्त कर ले, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते, क्योंकि आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी के मतलब इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। फिर उसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर मैं उनके फर्स्ट एपिलेट को लिखा, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने आराम से अपने जो स्टेट के जो इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उनको लिखा कि मैंने इनको लिखा, उनका एक फॉर्मेट है, बिहार में एक फॉर्मेट जैसा बना हुआ है, मैंने उनको लिखा ये सब लगाते हुए। तो उन्होंने मुझे लिखा आपने इसमें कोई फीस नहीं जमा किया है और आपका बात संख्या ये है पर फीस नहीं जमा किया, अगर इतने तारीख तक में आप नहीं देते हैं और वो नहीं करते हैं। और इस चिट्ठी का मतलब फर्स्ट एपिलेट ने क्या कहा आपको उसका, तो मैंने लिखा फर्स्ट एपिलेट ने तो कोई जवाब नहीं दिया, तो अपना जवाब आपको कैसे मैं संलग्न कर दूं। और दूसरा बात है कि मैंने फीस नहीं जमा किया तो इसके साथ फीस ले लीजिए। तो कहते फिर देखा। अब मुझे पता होना, मैं आपको आने के पहले बता दूं कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अपने हमारे जो फर्स्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी की, अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कि आपने, जब मैंने सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी को लिखा, आपने चूंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए जो एप्लीकेंट है उन्होंने इसके राज्य सूचना आयोग पे चले गए हैं, अब कृपया करके जल्दी से हमें कुछ दीजिए। तो मेरे पास अभी कुछ, उन्होंने आधा जिलों के कुछ ऐसे ही मतलब कंपाइल भी नहीं किया, ऐसे ही गुच्छा उठाकर मेरे पास भेज दिए, जो कि मेरे फॉर्मेट, जो मैंने जिस फॉर्मेट में उनसे जवाब मांगा था उसमें ही वो कुछ आए हुए हैं। अभी जाके जब मैं बिहार जाऊंगी तो उसको कंपाइल करना है। मैं बताती हूँ बिहार में कोएसिव 2 चाइल्ड नॉर्म जो कि इसमें चलता है, हमारे म्यूनिसिपैलिटी में चलती है। और हम क्यों नहीं बिहार में खाली इसको किया, उसके पीछे भी एक कारण है। जब एब्सोल्यूटली मेजोरिटी किसी गवर्नमेंट की होती है तो जिधर चाहे उधर उंगली मोड़ दे सकती है, आपका गर्दन भी उड़ा दे सकती है। इस बात को आप लोग को जान के रखना चाहिए। इसलिए जिन्होंने भी मुझे ये सजेशन दिया था कि आप बिहार में कीजिए, मुझे मालूम है बिहार में सब चीज नीतीश जी जिधर चाहते तभी कुछ होता है। नीतीश जी अगर चाहते हैं कि कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। और इतने सारे घपला के पीछे ये बड़े स्कैम आपको बाद में निकल के आएंगे कि एनआरएचएम के स्कैम यूपी से बड़ा ही होगा हमारे। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो